नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर। श्रोताओं, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज से 198 साल पहले 30 मई 1826 को कानपुर के डॉक्टर जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कोलकाता से देश का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार निकाला गया था। उसी को पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज इस खूबसूरत मौके पर हम जिनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं वो हैं एशिया के सबसे पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के वाइस चांसलर कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश से। प्रोफेसर के.जी. सुरेश इससे पहले देश के प्रतिष्ठित और पुराने पत्रकारिता के शिक्षण संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। दूरदर्शन न्यूज में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रहे हैं। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून में फाउंडर डीन रहे हैं। एशिया नेट न्यूज नेटवर्क के एडिटोरियल कंसल्टेंट रहे हैं और पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा डालमिया भारत एंटरप्राइजेज के ग्रुप मीडिया एडवर्टाइजर रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजे गए हैं। कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के। इसके अलावा देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। कई देशों की यात्राएं अभी तक कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ श्रोताओं की कुछ बेहतर बातचीत उनकी जुबानी आज आप तक पहुंचा सकेंगे। तो प्रोफेसर के.जी. सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड के तमाम सुनने वालों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को झीलों की नगरी भोपाल और एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल की तरफ से नमस्कार। तो सर, इन 2 शताब्दियों में कहाँ पहुंची है हिंदी और भाषाई पत्रकारिता? कितने आयाम बदल चुके हैं पत्रकारिता के? देखिए, पत्रकारिता जब मैंने शुरू की तब तो मुख्य रूप से समाचार पत्र की पत्रकारिता ही थी और हमने अपने आंखों के सामने ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उभरते हुए देखा और हमने अपने आंखों के सामने ही जो है डिजिटल मीडिया की शुरुआती दिन देखी। मैं साथ में ही पत्रकारिता के साथ साथ शौकीन में पढ़ाया करता था और बाद में मैं एक एकेडमिक बना, तो वहां एक नई पीढ़ी को तैयार करने का भी अवसर मिला। टेक्नोलॉजी के बदलने से बहुत परिवर्तन आया है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज की पीढ़ी डिजिटल नेटिव है, यानी कि वो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं, वहीं के हैं। हम लोग डिजिटल माइग्रेंट हैं। हम लोग एक टाइपराइटर के जमाने से हाथों से लिखकर हम लोग पत्रकारिता करते थे, लेकिन वहां से धीरे धीरे पेजर, फिर 2A सेट मोटरोला के और फिर सेलुलर फोन और वहां से स्मार्टफोन, ये यात्रा हमने की। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिला। पहली बार न्यू मीडिया सामने आया। न्यू मीडिया क्या है? अभी भी कई लोग पूछते हैं, अरे भाई इसको न्यू मीडिया क्यों कहते हैं? तो 20 साल पुरानी है। वो इसलिए न्यू मीडिया है, मीडिया क्योंकि इसलिए नहीं कि वो परंपरागत मीडिया जिसको हम कहते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक भी आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक को किसी ने न्यू मीडिया नहीं कहा क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट बदला था, यानी कि प्लेटफॉर्म बदला था। जो समाचार पहले समाचार में प्रकाशित होते थे पत्रों में, वो अब ब्रॉडकास्ट होने लग गए। इतना ही फर्क। न्यू मीडिया इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि पहली बार इंटरैक्टिव मीडिया हो गया, जहां जो श्रोता है, दर्शक है, वो सीधे सीधे आपसे संवाद करने लगा। वो आपसे सीधे सीधे संवाद, आप लाइव जा रहे हैं और तुरंत ही आपका आ जाता है हेलो नमस्कार, सारे के सारे सीधा संवाद है। दूसरा एक पक्षीय था। टीवी को इसलिए इडियट बॉक्स भी कहा गया, आपको वहां से संप्रेषित किया जा रहा है। समाचार पत्र खुद प्रकाशित, आप पैसिव हैं, आप सिर्फ एक पाठक हैं, आप सिर्फ एक दर्शक हैं, आपका उसमें कोई से नहीं है, अपना आपका कुछ भी नहीं है। जबकि मीडिया, न्यू मीडिया में आप सक्रिय हैं, इसलिए प्रोज्यूमर की भी कॉन्सेप्ट आ गई। प्रोज्यूमर यानी कि कंज्यूमर हु इज ऑल्सो ए प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर है वो खुद प्रोड्यूसर भी है। इसलिए हम कहते हैं कि आधा देश इस वक्त रील बना रहा है, आधा देश रील देख रहा है। तो स्वयं सिटीजन पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिता का कॉन्सेप्ट आया, जहां नागरिक स्वयं ही जो है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से समाचारों को प्रेषित करने लग गया। कोई गेटकीपर नहीं, कोई संपादक नहीं, जी, कोई छटनी नहीं। तो ये जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन साथ साथ विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा संकट भी आ गया, क्योंकि हर राह चलता व्यक्ति आज अपने आप को पत्रकार कहता है। पत्रकारिता बहुत सारी जिम्मेदारियों का काम है, कांटों का ताज है। पत्रकारिता मात्र एक चैनल चलाना नहीं है। पत्रकारिता में सामाजिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है। सिर्फ अधिकार नहीं है कि मेरे पास प्रेस कार्ड है, ये नहीं। और संवेदनशीलता, आपको संवेदनशीलता, भारत के संविधान को समझना, भारत के कानूनों को समझना, और कानून के हिसाब से बहुत सारे कानून हैं जिसका खुला खुला
जो है डिजिटल मीडिया में उल्लंघन हो रहा है, जिसका जैसे कि अवमानना है, जैसे कि जो है किसी को बदनाम करना है, ये सब कानूनन गलत है, लेकिन समझ की कमी की वजह से। इसलिए मीडिया शिक्षण अनिवार्य है किसी को पत्रकार बनने के लिए। संचारक तो कोई भी बन सकता है। पहले से सर 30-35 साल पहले पत्रकार वो हुआ करते थे जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए ऑलरेडी काम कर रहे होते थे, लेकिन अब ये पूरा प्रशिक्षण वाला दौर एक चला है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? प्रशिक्षण बहुत जरूरी है? मैं पूरी तरह सहमत हूं कि प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता एक पेशा है। देखिए, वो जमाना अलग था, हमें तुलना करना भी नहीं चाहिए। उस वक्त भारत गुलाम था और किसी भी गुलाम मुल्क के जो नागरिक हैं उनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हमें गुलामी से निजात पाना है। तो इसलिए भारत का जो पत्रकार है उसके सामने भी एक ही लक्ष्य था कि भारत को गुलामी से निकालना है, भारत को स्वाधीन बनाना है, भारत को स्वतंत्र बनाना है। तो आज हम वही जज्बा उम्मीद करें तो ये गलत होगा। जैसे युद्ध के समय में हम सब चाहेंगे कि भारत पर कोई संकट ना आए, भारत को बचाएं, तो उस वक्त हम स्वेच्छा से अपना संपत्ति, अपने गहने सब निछावर कर देते हैं। एक शांति के समय में नहीं करते हैं, हम खुद जंग लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आज भारत में संकट का समय नहीं है, इसलिए हम एक पेशे की तरह इसको लेते हैं। तो पेशे में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और पत्रकारिता ने बहुत विस्तार भी पाया है। उस समय सीमित चीजें थी, आज बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट उसके खुले हैं। मैं आपसे सर, पत्रकारिता के प्रशिक्षण में शिक्षार्थी जो आ रहे हैं, वो जो एकदम बदली हुई पीढ़ी है, और अब तो एकदम नए नए में देख रही हूँ बिल्कुल कॉन्वेंट वाले बच्चे आ रहे हैं, तो उनको एक तो हिंदी लिखना वो पसंद नहीं करते हैं, रोमन में वो लिखते हैं, देवनागरी लिपि नहीं लिख रहे हैं। उसके अलावा वो सब एंकर बनना चाहते हैं। उनको राजनीति से बहुत नफरत है। वो कहते हैं राजनीति हमारी समझ में नहीं आती है। तो संभव है कि बिना राजनीति जाने समझे आप एक पत्रकार कैसे बनेंगे? वो सब लॉबिस्ट बनना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, वो सब इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं। क्या ये सही है सर? देखिए, मैं पहली बात, आपने दो बातें इसमें कही है। एक है भाषा का संकट है, बच्चे अब सिर्फ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा, बच्चे जो है साहित्य से उनका नाता टूट चुका है, इसलिए साहित्य को समझना बहुत जरूरी है, साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ना बच्चों ने छोड़ दिया है, पाठ्यक्रम की किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है पुनः हम साहित्य की तरफ बढ़े, तब जाके हमारा भाषा जो है बेहतर होगा। पहली बात। दूसरा, आपने जो बात कही, सतही हो गया है समझ। उसका भी कारण यही है कि हम अध्ययन नहीं करते हैं, हम शोध नहीं करते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के अंदर शोध की प्रवृत्ति को जगाना बहुत आवश्यक है। समाज में क्या हो रहा है इसको समझना होगा। सतही बातों पर टिप्पणी देना, और आपने कहा राजनीति के प्रति, राजनीति को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए लोकतंत्र को समझना और आम जनता को समझाना, जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके मतदान करना है। एक एक वोट मतदान देश के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, विकास के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें जनता को समझाना, ये नहीं कि ये पिकनिक के लिए एक और छुट्टी मिल गई, चलो पहाड़ों की तरफ चलो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल भाई, नैनीताल में जो भीड़ लगी हुई है इस वक्त, सारे जो है ना, हाँ, लोग जो है शहर छोड़ के दिल्ली से और आसपास जहां से भी हो, लोग सारा अपना चुनाव का, मतदाता का दायित्व छोड़कर पिकनिक मनाने के लिए हिल स्टेशन में जा रहे हैं। उनको समझ में आना चाहिए, पहला वो कहते हैं कि पहला मतदान फिर जलपान। तो वैसे ही जो है हमको पहला मतदान करना है। ये भी हमको मीडिया का दायित्व बनता है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। बिल्कुल। दूसरा, जो पढ़ने की आपने बात की सर, उसके लिए लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो कैसे आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आपने विकसित किया, इसको किया है? कितनी बड़ी लाइब्रेरी वहां? देखिए, हमारे लाइब्रेरी नालंदा केंद्रीय पुस्तकालय है। यह देश का सबसे बड़ा मीडिया लाइब्रेरी है। यही नहीं, हमने उसके अंदर एक देवऋषि नारद भारतीय ज्ञान खंड का भी स्थापित किया है। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। हम ई बुक्स भी उपलब्ध कराते हैं, ई लाइब्रेरी भी है, और ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को मानता हूं कि बच्चों को मीडिया मतलब पुस्तकालय के प्रति जो है वो सकारात्मक रुख नहीं है। हम चाहते हैं कि ये एक आंदोलन के रूप में हमको करने की जरूरत है कि बैक टू लाइब्रेरी। लाखों करोड़ों रुपए विश्वविद्यालयों का बजट होता है पुस्तकालय के लिए, लेकिन पुस्तकें पड़ी रहती हैं। अब मैं अपने पुस्तकालय से फीडबैक लेता हूं कि कौन कौन से किस किस प्रकार की पुस्तकों को बच्चे पसंद करते हैं, उसके आधार पर ही पुस्तक क्रय करता हूं। पहले होता था कि एक साल का बजट था, इस बजट को खत्म करना है, उसमें इतने पुस्तकें खरीदनी है, मैंने कह दिया बंद कर दो,
ये पुस्तकें, ये पत्रिकाएं पढ़ता कौन है, मुझे इस पर फीडबैक दो। उसके फीडबैक के अभाव में हम किताबें, पत्रिकाएं खरीदते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उसको उपलब्ध कराएं। उनकी रुचि किस विषय पर है, और बाकी तो कुछ विषयों पर तो रहता ही है विश्वविद्यालय में, लेकिन हम इस तरीके से, और अब हमने पुस्तकालय में बुक रीडिंग सेशंस करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब हम जो भी विख्यात लेखक हैं, वो जब भी शहर में आते हैं, हम उनका विद्यार्थियों के साथ, संकाय के साथ एक सत्र रखते हैं। वो पुस्तकालय के अंदर ही रखते हैं। पुस्तकालय में जो जहां ये कार्यक्रम होता है उसका नाम है धर्मगंज। धर्मगंज यानी कि नालंदा पुस्तकालय, जिसको जला के राख कर दिया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का, उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। और वही पुस्तकालय जो है वो हमारा सभागार का हमने नाम रख दिया धर्मगंज। और धर्मगंज में हम ये कार्यक्रम करते हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक और एक बड़ी इनोवेटिव पहल है कि सीधे लेखक से बच्चे रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत ही शानदार पहल है। तो सर, ऐसे समय में शिक्षण संस्थानों के लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है कि कल का पत्रकार कैसा होगा, वो शिक्षण संस्थानों पे डिपेंड है। और मुझे लगता है कि माखनलाल ने तो बहुत सारा, अभी जो हम मीडिया देख रहे हैं, इसमें से बहुत तेरा तो वहीं से निकला हुआ होगा, है ना? हाँ। तो कैसे एक अच्छा पत्रकार पैदा हो, एक अच्छा पेशेवर शिक्षक पैदा हो पत्रकारिता का, उसके लिए और क्या चुनौतियां आप मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, ये पत्रकारिता के विद्यार्थी कहीं और से आते नहीं है, हमारे ही समाज से निकलते हैं, तो समाज वो जो देखते हैं वो तो प्रभावित करते ही हैं उनको। लेकिन हम कुछ संस्कार उनके अंदर डालने का प्रयास करते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रति, हमारे सभ्यता के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति, ताकि वो एक संवेदनशील नागरिक हो। दूसरा, बहुआयामी व्यक्तित्व उनका उभर कर आए। उनको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर हमने उनको कई और विषयों के बारे में भी जानकारी देते हैं, ताकि वो मात्र पत्रकारिता तक उनका सीमित न हो, उनका जो एक वैश्विक चिंतन प्रक्रिया हो, एक वैश्विक स्तर पर वो सोचे, दूरदृष्टि भी हो उनके। NSS, NCC, इन सब जो भी योजनाएं हैं इसमें वे भाग लें। उनको समाज से जोड़ने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी हमने अपना स्थापित किया है, रेडियो क्रमवीर के नाम से। और हम इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। गांव में जाने का, हमारा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हमने गांव को अपनाया है मीडिया साक्षरता की दृष्टि से। हम चाहते हैं कि इस तरह के काम जो है विश्वविद्यालय में हो, ताकि संवेदनशील पत्रकार तैयार करें। मीडिया लिटरेसी की सर आप बात कर रहे थे अभी अपने व्याख्यान में, कितना जरूरी है आज के समय में? आज के समय में तो बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की 5-6 महीने से लेकर 95-99 साल तक के जो बुजुर्ग हैं, वो भी आज सोशल मीडिया देखते हैं, डिजिटल मीडिया देखते हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम। आज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक कंटेंट, मेल इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई है AI के माध्यम से, जिससे आपको गलत चीजें दिखाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे वीडियोस भी आए, उसके लिए समाज को एक तरह से गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में ये क्या है टेक्नोलॉजी, इसको कैसे समझें? मैं समझता हूं ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मैंने लगातार इसकी मांग की है कि राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता अभियान होना चाहिए, नेशनल मीडिया लिटरेसी मिशन, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश में, हम भी अपने विश्वविद्यालय में हमने एक गांव को अपनाने का फैसला लिया है, और जल्दी ही हम मीडिया लिटरेसी का जो है हम लोग अपनाएंगे। जी सर, बहुत सारे मीडिया संस्थान अब नए खुल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर कोई मानक नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बार एसोसिएशन है, AICTE है, प्रमाण पत्र जो बांटती है, कि कैसा एक मॉड्यूल होना चाहिए मीडिया संस्थानों का, तो ऐसी कोई डिमांड आप लोगों की तरफ से भी है? जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, वैसे तो हम सब तो UGC का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन जिस तरीके से पात्रता तय करती है डॉक्टरों का, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस देती है अधिवक्ताओं का, इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता में एक रेगुलेटरी नियामक आयोग होना चाहिए, जो ये तय करें कि नियमन होना चाहिए कि पत्रकारिता के कौन से हम डिग्री को, क्वालिफिकेशन को हम लोग जो है मान्यता देते हैं, और जिसके बाद ही आप पत्रकार बनेंगे, ये तय होना चाहिए। इसके अभाव में आजकल छोटी छोटी दुकानों से जो है आपको बताया जाता है कि हम 3 महीने का एंकरिंग करा देंगे, 4 महीने का। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों का ही डिग्री को मान्यता मिलनी चाहिए। ये
इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मीडिया के फील्ड में रोजगार का भी संकट एक थोड़ा सा है कि पोस्ट कम आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं कि कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि मीडिया में हम सिर्फ पारंपरिक दृष्टि से ना देखें। मीडिया में बहुत सारे अवसर खुल गए हैं। आज भी कई विश्वविद्यालयों में हिंदी या अंग्रेजी विभाग के अंतर्गत ही जो है मीडिया विभाग भी चलता है। अच्छा, इसको भी बदलने की आवश्यकता है। मीडिया शिक्षण हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए और हर विश्वविद्यालय को भी जो है नियमित नियुक्तियां करने की आवश्यकता है जी। इसके अभाव में कुछ पत्रकारों को जरूर लाना चाहिए, इंडस्ट्री इंटरफेस होना चाहिए। मैं स्वयं पत्रकार रह चुका हूं, लेकिन उनका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है, तभी पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी। इसलिए संकाय को भी जो है, नियमित संकाय को भी जो है नियुक्त करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके अलावा इंटर कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा में भी हम मीडिया लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी तो स्कूली पाठ्यक्रम से होना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि मास कम्युनिकेशन को मेरा ये लगातार मांग भी रहा है, मैंने पत्र भी लिखा है कि मास कम्युनिकेशन को हमें मीडिया का जो है अपने सिविल सर्विस एग्जाम में, परीक्षा में एक ऑप्शनल के रूप में हमें बनाने की जरूरत है। हम सरकार से लगातार कह रहे हैं, लेकिन जल्दी ही मैं एक शिखर सम्मेलन भी करूंगा सभी मीडिया विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का, और वहां हम ये मांग रखेंगे कि मीडिया मास कम्युनिकेशन भी एक ऑप्शनल होना चाहिए सिविल सर्विस परीक्षा। क्या बात है। जैसे कि कुछ और देशों में इस तरह के प्रावधान हैं, वहाँ पे वुमेन और जेंडर स्टडीज ये सब ऑप्शनल विषय रखे जाते हैं, तो बहुत अच्छी मांग है और इससे एक बड़ा दायरा भी बढ़ेगा रोजगार का भी। तो सर, चलते चलते जैसे हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक दूरस्थ माध्यम है और बहुत सारे मीडिया में यहाँ पर बच्चे इनरोल्ड भी हैं, तो आप किस तरह से एक ओपन को प्रमोट कर सकते हैं, ओपन विश्वविद्यालय को कैसे सहयोग कर सकते हैं? मैं कई विश्वविद्यालयों, ओपन विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का जो है मैं एकेडमिक परिषद का मेंबर रहा हूँ। मैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च सेंटर का मेंबर रहा हूँ। मैं उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज पत्रकारिता के सदस्य रहा हूँ। MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी में लगातार मेरा जाना रहता है। मैं इग्नू की बात कर रहा था, तो इग्नू में बहुत करीब से जुड़ा रहा हूँ। तो मेरा जो है ये मानना है कि विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय, आज वो चीज जिसको हम ऑनलाइन विश्वविद्यालय कहा जाता है, एक समय में ओपन विश्वविद्यालय की ये भूमिका रही है और आगे भी इस ऑनलाइन एजुकेशन के समय में बहुत बड़ी भूमिका ओपन विश्वविद्यालयों की है। और जो विद्यार्थी अपने काम करते हुए या किन्हीं कारणों से वो रेगुलर नियमित पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बहुतायत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही एक सशक्त विकल्प है जो मुक्त विश्वविद्यालय है, और उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारे जैसे जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं, हमको भी पूरा सहयोग करने की जरूरत है। और जल्दी ही आपके प्रोफेसर OP सिंह नेगी साहब, कुलपति जी, हमारे विश्वविद्यालय में पधारेंगे और हम लोग जो है एक अनुबंध में हस्ताक्षर करेंगे, जिससे हम और आपके पत्रकारिता विभाग के बीच में जो है एक आदान प्रदान होगा, जिसमें हम भी आपको नोडल जो है काफी रिसोर्स पर्सन्स को हम देंगे और आपके यहाँ से भी जो है एक माध्यम बनेगा, हमारे टीचर्स को भी एक अवसर मिलेगा आपके यहाँ ओपन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक रिसोर्स पर्सन के नाते। जी, क्या बात है सर। सर, आपके संस्थान का शोध पत्रिका भी एक निकलती है, जर्नल निकलता है, तो शोध पर थोड़ा सा बताइए कि गुणवत्ता को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। ज्यादातर हमारे जो विश्वविद्यालय है भारतवर्ष में, हम टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर्स हैं, TLCs। हमको टीचिंग और लर्निंग से इस वजह से हम वैश्विक रैंकिंग में हम बहुत पिछड़ गए। मैं समझता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों को अब रिसर्च पर भी फोकस करने की जरूरत है, जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। तो रिसर्च हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। रिसर्च मात्र API के लिए नहीं होना चाहिए। रिसर्च, मैं कई बार पूछता हूं अपने, जब PhD के शोधार्थी आते हैं कि भाई आपको रिसर्चर बनना है या PhD करना है। अगर PhD करने के एक उद्देश्य से अगर आप कर रहे हैं कि डॉक्टर लगना चाहिए, तब तो आप कोई खास रिसर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सच में उत्सुकता है, उत्साह है, रुचि है, तभी जाकर आप सही मायने में, और वो शोध जो है कुछ काम आएगा, सार्थक हो, प्रासंगिक हो, देश के लिए उपयोगी हो, ये बहुत आवश्यक। जी,
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर के.जी. सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।